एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मनी 9 पर ये पॉडकास्ट ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। और अगर आप हैं इन्वेस्टर तो आपके मन में कुछ इस तरह के सवाल होंगे कि भाई देश के मैक्रो इंडिकेटर तो धुआंधार लग रहे हैं लेकिन बाजार क्यों बेहाल है। और इस बात से और आगे हम बढ़े तो एक और भी सामने आ रही है, बाजार सुस्त पड़े हैं लेकिन आईपीओज में अंधाधुंध पैसा आ रहा है। वैल्यूएशन, कारोबार, इन सब से जैसे सबने आंखें मूंद ली हो। लेंसकार्ट, ग्रो दोनों के ही आईपीओ का हमने अभी देखा किस तरह का एक जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। बाजार से उलट फेस्टिव सीजन जबरदस्त रहा है। सरकार को भी लग रहा था कि रेवेन्यू लॉस होगा जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन की वजह से, लेकिन लोगों ने 6 लाख करोड़ की तो शॉपिंग ही कर डाली है। जीएसटी के नंबर राहत देने वाले रहे। तो कुल मिलाकर ऐसा गड़बड़ झाला फैला है कि इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहे कि अभी पैसा लगाएं नहीं लगाएं, रुके, इंतजार करें और कब तक इंतजार करें। सिप देखिए, अच्छा खासा इन्फ्लोज यहाँ पर भी देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। हम तो सिप करें या नहीं करें, ये भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो 2025 तो इस गफलत में निकल गया। बहुत सारा हमेशा एक डुअल माइंड हमारा बनता रहा, लेकिन अब हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं और ऐसे में आपके इन सारे जो भी कंफ्यूजन है उनका हम जवाब लेकर आए और उनका जवाब मैं नहीं देने वाली हूँ। मेरे साथ हैं इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह जी, और इनसे बेहतर कौन हमें बता सकता है कि अभी क्या करना है। नीलेश सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप वैल्यूएशन को लेकर के मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी लेंसकार्ट के आईपीओ की बात चल रही है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर आपकी एएमसी और भी तमाम म्यूचुअल फंड हाउसेस ने वहाँ पर पैसा लगाया, इनको दरकिनार रखकर। आपको क्या लग रहा है, वैल्यूएशन थ्योरी जो है अब इसे फॉलो नहीं किया जाना चाहिए? क्या अब कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रियंका, हम लोग सभी बिलीव करते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अब आप एक बाजू देखिए कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं लेंसकार्ट का वैल्यूएशन महंगा है। यही चीज उन्होंने इससे पहले जोमेटो के बारे में भी कही थी और इससे पहले उन्होंने कई स्टॉक्स के बारे में कही थी। तो एज अ फंड मैनेजर हम लोग ने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक बूढ़ा और उसका बेटा एक गधे को घर पे लेके आ रहे थे। जब बाप गधे पे बैठा तो लोगों ने कमेंट करी कि भाई कैसा निर्दयी बाप है, बेटे को नहीं बैठने देता। जब बेटा बैठा और बाप चलने लगा तो लोगों ने कमेंट की कि कैसा बेटा है, अपने बाप को चला रहा है। दोनों चलने लगे तो लोगों ने कहा कि कितने बेवकूफ है, गधे पे नहीं बैठ रहे। जब गधे को कैरी करके चलने लगे तो गधा ही गिर गया। सो एक है कि आप लोगों की बात सुन के पोर्टफोलियो मैनेज करें, या दूसरा अपनी रिसर्च के अनुसार मैनेज करें ना। वैल्यूएशन वो एक एक आदमी का खुद का व्यू रहता है। जो चीज आपको महंगी लगे मुझे सस्ती लगे, जो मुझे महंगी लगे शायद आपको सस्ती लगे। तो किसी भी फंड मैनेजर को अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो उसके पोर्टफोलियो का रिटर्न देखिए। हम अपने ज्यादातर इक्विटी फंड में कई सालों से बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो कुछ चीजें तो हम सही कर रहे होंगे। अब इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बात करना मुश्किल है, बट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें कुछ में जरूर गलत जाते हैं बट बहुतेक में सही जाते हैं और इसीलिए इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे पाते हैं। राइट सर, तो फिर ये जो न्यू एज बिजनेसेस हैं और ये जो आईपीओज ला रही हैं उसमें आप क्या देखते हैं? अभी आप प्राइस पे कर रहे हैं, वैल्यू जो है आप कह रहे हैं आने वाले समय में नजर आएगा। तो अभी जब आप लोग उन्हें सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए वो कौन सी प्राइमरी फैक्टर होता है जिसके बिना पर आप ये डिसीजन लेते हैं? हम चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी में निवेश करें चाहे आईपीओ में निवेश करें, प्रोसेस वही रहता है। जस्ट बिकॉज कंपनी आईपीओ से आ रही है इसलिए आपका प्रोसेस बदलता नहीं है। हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं।
एक बिजनेस कैसा है, क्या यह बिजनेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा बना पाएगा ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, किस प्रकार का ग्रोथ इसमें आएगा और मार्केट की उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ आने की कितनी गुंजाइश है। दूसरा है मैनेजमेंट, क्या विजन है उनका, किस तरह से उन्होंने अब तक उस विजन को एग्जीक्यूट किया है, और मोर इम्पोर्टेंटली इनकी गवर्नेंस कैसी है। फाइनली जो आता है वो वैल्यूएशन। बट वैल्यूएशन कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 10 का पी सस्ता और 20 का पी महंगा। वैल्यूएशन एक आर्ट है और उसमें आप कॉल लेते हैं। एक और चीज जो हम ध्यान में रखते हैं कि जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने ट्रेड को अपसाइज करेंगे। कई जगह पे आपको विश्वास थोड़ा कम है तो छोटा सा निवेश करते हैं, जब विश्वास बढ़ जाता है तो बड़ा निवेश करता है। अल्टीमेटली प्रियंका, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक आर्ट है, सिर्फ साइंस नहीं है। यहाँ पे मैथमेटिक्स के अनुसार आप सारी चीजें निवेश नहीं कर सकते। ऑलराइट सर, अब ये बताइए कि मार्केट को आप कैसे समझाएंगे एक रिटेल इन्वेस्टर को अभी, जिस हम आपको क्या लग रहा है, क्या हम लॉन्ग टर्म हमारा अच्छा है पर नियर टर्म शॉर्ट टर्म में आप क्या देख रहे हैं, और अभी आपकी क्या सलाह होगी इन्वेस्टर्स के लिए? पिछले तकरीबन 12-15 महीनों से हम कह रहे हैं कि निवेशकों को अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। अगर आप 20-25% रिटर्न की उम्मीद में आ रहे हैं तो वो रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन 1 साल में नहीं मिलेगा, शायद 2.5-2 साल में या 3 साल में मिलेगा। एक आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करनी पड़ेगी। दूसरा, स्टॉक मार्केट में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है रिटर्न की कि हर रोज अक्रू होता रहे। ये वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, इसीलिए आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट कोविड के बाद एक सस्ते की तरह भाग रहा था, 2025 से वो अब कछुए की तरह चल रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 सालों में भी स्टॉक मार्केट में रिटर्न की गुंजाइश मॉडरेट रहेगी, महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन कोविड के बाद वाला जो रिटर्न हमने देखा था वैसे प्राप्त होने की गुंजाइश बहुत कम है। ओके, सो म्यूटेड रिटर्न के लिए तैयार रहना, अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा जो है जो घोड़े भाग रहे हैं उनको थोड़ा सा आपको संभालना है उसको। सर जीएसटी, जब मैंने आपसे लास्ट बार मनी 9 के प्लेटफॉर्म पर बात किया था तो जीएसटी रैशनलाइजेशन की खबर तब आई थी और आपने तब कॉन्फिडेंटली कहा था कि ये वो कदम है जो कि हम जो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं उसको पुश करेगा। और अक्टूबर के जो जीएसटी के नंबर हैं, ईयर ऑन ईयर 4.6% की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, 1.96 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन रहा है। सरकार ने भी कहा था रेवेन्यू लॉस, लेकिन वैसा नहीं दिखा। ऑटो की अच्छी खासी बिक्री, कंज्यूमर गुड्स की अच्छी खासी बिक्री, गुड सिग्नल्स फॉर इकोनॉमी, फॉर आवर कंजम्पशन। प्रियंका, अमेरिकन टैरिफ की वजह से हमारी इकोनॉमी पे एक एडवर्स इम्पैक्ट गिर सकती है। हम जो गुड्स अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं उनमें कटौती हो सकती है। अब उन सारी चीजों से इकोनॉमी को सिक्योर करने के लिए सरकार ने जीएसटी टैक्स रेट में कटौती की है। इससे पहले इनकम टैक्स के रेट में कटौती की गई थी, ब्याज के दरों में कटौती की गई है, और इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को 8th पे कमीशन के तहत इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ये सारी कोशिश है सरकार की तरफ से कि कंज्यूमर्स की जेब में ज्यादा पैसा रखा जाए। अब अगर ये पैसा स्वदेशी गुड्स पे खर्चा होगा तो उसकी बेनिफिट इकोनॉमी में दिखेगी। और इस फेस्टिवल सीजन में जो पहला एक अंदेशा मिला है, लोगों ने ज्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, इस प्रकार के सेक्टर्स के ऊपर खर्चा किया है, अपैरल्स पे उतना खर्चा नहीं हुआ है। अब हमें सेकंड इफेक्ट हम देख रहे हैं। ये जो खर्चा बढ़ा है उससे डिमांड बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ा है, यूटिलाइजेशन बढ़ा है। अब कंपनीज नया निवेश करने के लिए
तैयार है कि नहीं। अगर कंपनियां नया निवेश चालू करेंगे तो और जॉब्स क्रिएट होगी, और ये इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, रेट कट, ये सारी चीजों का जो बेनिफिट है वो एक वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली इफेक्ट कंजम्पशन बूस्ट की अक्टूबर के महीने में देखने को मिली है। अब आने वाले समय में, आने वाले 6 महीनों में हम बड़ी आतुरता से देखेंगे कौन सी कंपनी निवेश कर रही है, कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपको लगता है अर्निंग्स को लेकर के अभी तक जो हम लगाते वहां पर हम एक अच्छा असर देख सकते हैं, क्योंकि वो बेहद जरूरी है हमारे बाजारों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए? अब तक की जो अर्निंग्स आई है वह पिछले 6 क्वार्टर से सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है। कोविड के बाद वाले समय में एक बेस बड़ा बन गया। जो 1.5-2% जीडीपी की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो बढ़ती बढ़ती 5% के आसपास पहुंच गई। अब 1.5 की 5 हुई, बट 5 की और इतनी जल्दी से, इतनी तेज गति से तो आगे बढ़ नहीं सकती। तो अब एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। हमें लगता है कि दिसंबर के महीने में, जहां पे ये जीएसटी रेट कट का बेनिफिट सबसे ज्यादा विजिबल होगा, वहां से अर्निंग्स में रिकवरी आ सकती है। आने वाले 6 क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट होने की उम्मीद है। और ये कितनी ज़रूरी है हमें इसे हासिल करना, मतलब जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटे जा रहा था। तो इसको आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? प्रियंका, आज हमारी मार्केट विश्व की तुलना में प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। दुनिया एक तरफ है, भारत दूसरी तरफ है। अब इस वैल्यूएशन का और ज्यादा री रेटिंग होना तो मुश्किल है। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स के जो भी रिटर्न बनेंगे वो सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ से बनेंगे। तो जैसे जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ बढ़ेगा, वैसे वैसे रिटर्न की गुंजाइश बढ़ सकती है। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं अगर रिटेल इन्वेस्टर हूँ तो मेरे रिटर्न के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे लिए भी होगा। आपने अभी कुछ बातें की सेक्टर्स की, मैंने भी जो बताया जीएसटी में हमने जो ट्रेंड देखा, तो ऐसे में नीलेश सर वो कौन से सेक्टर्स हैं जो जहां आप ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं इन कमिंग टाइम्स, और क्या आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देंगे उनसे जुड़े स्टॉक्स या उनसे जुड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड में, कुछ सेक्टर्स जहां आपको पोटेंशियल दिख रहा है? हम जो निवेशकों को कह रहे हैं कि आपकी पहली जर्नी डाइवर्सिफाइड फंड से चालू करिए, सीधा थीमेटिक या सेक्टरल फंड में जंप मत करिए। सेकंड, जो मंजे हुए निवेशक हैं उन्हें भी हम ये कहते हैं कि आपका ज्यादातर पोर्टफोलियो, जिसे कोर पोर्टफोलियो कह सकते हैं, वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में रखिए, और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो आप थीमेटिक या सेक्टरल फंड में रख सकते हैं। थीमेटिक और सेक्टरल फंड जैसे नाम दर्शाते हैं, एक पर्टिकुलर थीम या एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करते हैं, और सेक्टर के परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी आईटी चलता है, कभी बैंकिंग चलता है, कभी फार्मा चलता है। सारे सेक्टर एक साथ एक जैसे नहीं चलते। इस वक्त हमारा अनुमान है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर, ये दो थीम है जहां पे आप सेक्टरली या थीमेटिकली निवेश कर सकते हैं। सेक्टर और थीमेटिक फंड डिवर्सिफाइड फंड से ज्यादा रिस्की होते हैं, इसीलिए वहां पे सीमित मात्रा में निवेश करना चाहिए। अभी तक एफआईआईज जो है वो अपना मन नहीं बना पा रहे हैं क्या? आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि हम कुछ स्पॉट्स देखते हैं जब वापसी उनकी नज़र आती है, आईपीओ मार्केट के जरिए भी उनका पैसा अब भारत में आ रहा है, तो लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। डीआईएस स्टिल आर कंटिन्यूइंग और मोमेंटम को बरकरार रखे, पर एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफपीआईज, इनकी कमी अभी भी यहाँ पर महसूस आप कर रहे हैं? आपको लग रहा है हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी अब? देखिए, जरूरत तो सब लोगों की है। एफपीआई ने बहुत अरसे से भारत में निवेश किया था, आज उनके ऊपर उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। पिछले 1 साल से भारत ने दूसरे इमर्जिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना स्वाभाविक है।
6 क्वार्टर से अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट रही थी। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करना काफी स्वाभाविक है। मोर इम्पोर्टेंटली, यूएस टैरिफ की वजह से कुछ लोगों को एक डर भी लगा होगा, उन्होंने नया निवेश नहीं किया होगा, यह भी स्वाभाविक है। हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पे रहना चाहिए कि हम दूसरे इमर्जिंग मार्केट के सामने अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखाए, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाए और अच्छी गवर्नेंस फॉलो करें। अगर हम ग्रोथ और गवर्नेंस दूसरे देशों के सामने अच्छी कर पाए तो आज नहीं तो कल ये निवेशक यहाँ पे निवेश करने के लिए वापस आ जाएंगे। एक और चीज देखे प्रियंका, तो एक्टिव फंड बेच रहे हैं बट पैसिव फंड में जिस हिसाब से फ्लो आता है खरीदारी भी कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हैं, वहीं प्राइमरी मार्केट में निवेश भी कर रहे हैं। लिस्टेड मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड मार्केट में निवेश का सिलसिला जारी है। तो एफपीआई आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। हमारा फोकस अपने ग्रोथ और गवर्नेंस के ऊपर होना चाहिए ताकि आज नहीं तो कल ये वापस निवेश करने के लिए यहाँ पे आ जाए। नीलेश सर, अभी जब बात होती थी टैरिफ की तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे जिस तरह के अमेरिका से टर्म हैं, वी विल बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो डील जो है पुख्ता कर पाएंगे, पर अभी तक भारत का नंबर नहीं आया। यूएस और चाइना में भी अब जो है मीठी मीठी बातें होने लगी हैं और डील इज़ प्रिटी सून, एक शब्द जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यूज़ किया है, पर इंडिया इस लाइन में अभी बहुत दूर खड़ा है। आपको क्या लग रहा है? हम लोगों ने, हमारा जो ऑप्टिमिज्म था कि हमारे साथ तो डील हो जाएगी, उस पर तो पानी फिर गया। अनडाउटेबली मार्केट डिसअपॉइंटेड है कि यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ डील नहीं हो पाई है। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक समान है, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों ने एक दूसरे से काम करके बेनिफिट पाया है। हमने हमारी टैलेंट अमेरिका भेजी तो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां के सीईओ वो बन गए और चलाने लगे और उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। अमेरिकनों ने भी यहाँ पे निवेश किया, टेक्नोलॉजी शेयर करी, तो हमारा भी ग्रोथ हुआ है। तो अनडाउटेबली ये टैरिफ डील क्यों हो नहीं रही है जबकि दोनों के इंटरेस्ट एक समान है, यह एक क्वेश्चन मार्क है। बट हम जब भी सुनते हैं तो यही सुनाई देता है कि दिस डील इज अंडर प्रोग्रेस एंड बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। द गुड पार्ट इज दैट कि ये टैरिफ की एडवर्स इंपैक्ट को निगेट करने के लिए सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पुश किया है। रेगुलेटर्स प्रो ग्रोथ मेजर्स लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर की जेब में पैसा रख रही है। तो ये सारी चीजें मिला के लगता है कि हमने काफी हद तक अमेरिकन टैरिफ डील जो नहीं हुई है उसकी एडवर्स इंपैक्ट को निगेट कर लिया है, नहीवत कर दिया है। और अब अगर टैरिफ डील होती है जो हमारे फायदे में हो तो इकोनॉमी को एक और बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि अभी सरकार जो है बहुत कुछ कर रही है, मॉनेटरी टाइटनिंग को भी लेकर के। अब हमने देखा कि आरबीआई का जो रुख सामने आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक रिफॉर्म या एक स्टेप जो आप देखना चाहेंगे जो इस सिचुएशन को और बेटर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, सरकार को करना चाहिए एक रिफॉर्म की तरफ? कोई एक रिफॉर्म जो आपको लग रहा है कि ये मच अवेटेड है, अब इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए? तो सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, रेगुलेटर्स ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन आज जो एक कदम उठाया गया है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने ये निवेश फंड जारी किया है। इसका एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े बड़े डिसरप्शन आ रहे हैं। कहीं पे रेयर अर्थ की मोनोपोली चाइना के पास है तो उसे लिवरेज करके वो दुनिया की बाकी के देशों की इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट कर सकता है। चिप्स आज हवा पानी जितना जरूरी हो गया है। भारत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देश, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, उससे पीछे है। हमारी कंपनीज ने उतना निवेश रिसर्च डेवलपमेंट पे नहीं किया
जितना शायद करना चाहिए। तो मेरी सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश होगी, यह जो 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड है उसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन पाए। सर, आपने बोला कि अगर कोई म्यूचुअल फंड से अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसको बनाना चाहिए। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप किस तरह की स्कीम में, अगर मैं पहली टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहती हूँ तो किस तरह की स्कीम मुझे लेनी चाहिए? प्लस क्या पैसिव फंड इज़ बेटर ऑफ? आपको कोई झंझट ही नहीं है कि आप इस तरह की स्कीम लें या उस तरह की लें, पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड्स, वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है? प्रियंका, हर पहला निवेशक एक समान नहीं होता। कोई एग्रेसिव होता है, वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी करता है। कोई कंजर्वेटिव होता है, चेतेश्वर पुजारा जी की तरह बल्लेबाजी करता है। तो पहले तो अपनी फितरत को पहचानिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं तो मैं गुजारिश करूंगा आप हाइब्रिड फंड से चालू करिए। इक्विटी सेविंग्स फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, बैलेंस्ड फंड है। इस प्रकार के फंड में आप एसआईपी से चालू कर सकते हैं। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना, और बाजार में जब उतार चढ़ाव हो तो डरना मत, निवेश की जर्नी चालू रखना। कोई एक बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड से चालू कर सकते हैं। अगेन सेम चीज जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को कही, लंबी अवधि के लिए एसआईपी के जरिए और मॉडरेट रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार निवेश करिए। तो अलग अलग प्रकार के फंड म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है, एक्टिव में भी है, पैसिव में भी है। आप एक अच्छे वित्तीय सलाहकार को मिलिए, उनके साथ अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव शेयर करिए, और फिर वो जो सलाह दे उस हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट करिए। नीलेश सर, क्योंकि आप क्रिकेट के इतने क्लोज रहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स बहुत देते हैं, तो अभी तो विमेन क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया है, तो उनका नाम उनको आप किस फंड से कंपेयर करना चाहेंगे और उनसे आप क्या इन्वेस्टमेंट की सीख देना चाहेंगे? जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत, इन सब ने कमाल कर दिया। मुझे लगता है अगले इंटरव्यू में अब वीरेंद्र सहवाग रिप्लेस होने वाले हैं। बहुत समय पहले हमने हरमनप्रीत जी को अपने एक यूएनआई इवेंट में बुलाया था जी। उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी थी। आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले की बात है, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी करके 150 से ज्यादा रन बनाए थे। तो एक बात जो उनकी कल की विजय के बाद मैं सुन रहा था, उन्होंने टीम वर्क को ये विन अर्पित की कि हमारी टीम एक दूसरे की सक्सेस से खुश होती थी, एकजुट मिलके हम काम करते थे। तो आज की जो वुमेन टीम है उसे मैं मल्टी कैप फंड से कंपेयर करना चाहूंगा। जैसे मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप होते हैं, एकजुट मिलके काम करते हैं फंड के लिए, वैसे ही इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने अच्छे बल्लेबाज, अच्छे बॉलर, अच्छे फील्डर, अच्छी विकेट कीपिंग, ये सब कंबाइन करके विश्व कप को हासिल किया है। उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। हमारे फंड का परफॉर्मेंस तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, बट खैर वो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, हम एवरेज फंड मैनेजर हैं। नहीं सर, एवरेज तो आप बिल्कुल नहीं है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको विमेन क्रिकेट टीम में नजर आ रहा है। और मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि अब हम 2025 को बाय बाय कहने वाले हैं, 2026 में एंट्री करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपनी मेहनत की कमाई का 5,000, 10,000, 15,000 सिप में इन्वेस्ट करता है, उसे लग रहा है बाजार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, अभी चुपचाप बैठ करके देखूं या इन्वेस्ट करूं, उनको आप क्या कहेंगे? और हम फिर इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करेंगे सर। प्रियंका, मेरी तो एक ही गुजारिश है, अपने असेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए। और अगर आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है, उसमें एसआईपी कर दीजिए। अगर आप रईस हैं तो आपको प्राइवेट बैंकिंग सर्विस मिलती है, बट भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजर आपको असेट एलोकेशन सर्विस 100 रुपए के निवेश के लिए भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए देते हैं। वह डेट, इक्विटी,
गोल्ड सिल्वर इन सारी चीजों में निवेश करते हैं अपने व्यू के अनुसार। कई बार हम गलत भी जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज ओवर लॉन्ग टर्म हम बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर बहुत सारी कंफ्यूजन है माइंड में, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। नीलेश सर, मैं ये कैसे नहीं पूछूं, गोल्ड और सिल्वर इसने आपको सरप्राइज किया या नहीं? आपको लग रहा था कि ये ऐसे ही चलने वाला है? और क्योंकि आपने मल्टी एसेट का जिक्र किया जिसमें गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी भी होता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर इसने आपको सरप्राइज किया? सो प्रियंका, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक फंड मैनेजर से क्या पूछना आपका व्यू क्या है। आप मेरे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को देख लीजिए, उसमें आपको मेरा व्यू दिख जाता है। कितना पैसा हमने इक्विटी में रखा है, कितना गोल्ड सिल्वर में रखा है और कितना डेट में रखा है। हमारा व्यू आज भी गोल्ड और सिल्वर दोनों पे पॉजिटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनमें उतार चढ़ाव नहीं होगा। सेकंड, गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रेशियस मेटल हैं, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू परखना बहुत मुश्किल है, तो उसमें सीमित मात्रा में निवेश करना चाहिए। सारा पैसा, बिकॉज वहां पे पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इसलिए उसी में लगा दे, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ओके, सो एसेट एलोकेशन का धर्म जो है उसे निभाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। नीलेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। Thank you. नमस्ते सर। ओके, सो ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा में मेरे साथ थे कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह, और उनका कहना है कि भाई जैसा भी हो आपको अभी निवेश रोकना नहीं है, कम कीजिए ज़्यादा कीजिए, आपकी चॉइस है। लेकिन बाजार को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तब भी इस कंफ्यूजन में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं रुकना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा म्यूटेड रिटर्न जो है वो आपको अभी उसी की उम्मीद रखनी चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा रिटर्न नहीं मिलने वाला है कम से कम 2 साल तक। शुक्रिया हमारी इस बातचीत को देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा और देखते रहिए मनी 9।